हेनरी फ्योल, जो क्लासिकल मैनेजमेंट के फादर कहे जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के जनक कहे जाते हैं। इनके 14 प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट की पूरे वर्ल्ड में बहुत धाक रखते हैं और 100 साल से भी ज्यादा पहले एस्टैब्लिश हुए प्रिंसिपल्स आज भी रिलेवेंट हैं। क्या है ये? इस क्लास को ऑलरेडी मैं अपने स्टडी चैनल पर डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय यूट्यूब पर दे चुकी हूँ, पर हाई डिमांड आने की वजह से इसे एक बार और आपके सामने लेकर आ रही हूँ। इसीलिए मेरे चैनल पर जुड़े रहिए और जुड़ते रहिए। आइए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स। अब इसे हम दो हिस्सों में पढ़ेंगे। हेनरी फ्योल कौन थे और 14 प्रिंसिपल्स क्या खासियत रखते हैं, इसके अलावा इसकी जरूरत ही क्या है। जरा देखें हेनरी फ्योल कौन थे। सबसे पहले यही शुरुआत करते हैं। फ्रेंच इंजीनियरिंग कंपनी में, माइनिंग कंपनी में वो एक माइनर इंजीनियर थे, माइनिंग इंजीनियर थे। और उसके बाद उसी कंपनी में स्टार्टिंग उन्होंने माइनिंग इंजीनियर पोस्ट से ही किया था। उसी कंपनी में वो जनरल मैनेजर हुए थे और एडमिनिस्ट्रेटिव में डायरेक्टर हुए थे फ्रॉम 1888 से 1918 तक। इस पूरे टाइम में उन्होंने इसी कंपनी में काम किया और बहुत सारा कंट्रीब्यूशन दिया, जो कि आज भी हम उन्हें याद कर रहे हैं। किस तरीके से? ही रोट द बुक जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। जब वो डायरेक्टर थे एडमिनिस्ट्रेटिव में, तब उन्होंने किताब लिखी थी जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। क्योंकि वो इंडस्ट्री में काम कर रहे थे और क्योंकि वो मैनेजर थे, इसीलिए उन्होंने जनरल और इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट को साथ में लेते हुए एक किताब लिखी, जो कि आज भी बहुत रेलेवेंट है अलग अलग परिस्थितियों में। एंड हिज स्कूल्स ऑफ थॉट्स इज नोन एज क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। आज जो उनके विचार हैं, स्कूल्स है के मैनेजमेंट के स्कूल्स में उनके जो विचार जाने जाते हैं, उन्हें क्लासिकल अप्रोच के नाम से जाना जाता है। एंड हिज प्रिंसिपल्स हेल्प मैनेजर टू मैनेज वर्क एंड इंटरेक्ट एम्प्लॉयज टू एफिशिएंटली। खास बात यही है कि आज भी उन्होंने जो भी सिद्धांत बताए थे, उनके जो आइडियाज थे, जो सिद्धांत थे, वो मैनेजर्स को अपना काम मैनेज करने में भी सहायता देते थे और एम्प्लॉयज के साथ इंटरैक्ट कैसे करना है एफिशिएंटली, उसमें भी वो बहुत ही गाइड का काम करते थे। ऑल कैन बी अप्लाइड टू ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड एवरी डिपार्टमेंट। मैनेजमेंट का कोई भी लेवल हो, टॉप, मिडिल और बॉटम लाइन मैनेजमेंट, और कोई भी डिपार्टमेंट हो, प्रोडक्शन, फाइनेंस, सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग, कोई भी डिपार्टमेंट हो, कोई भी लेवल हो, हर एक जगह पर ये बहुत ही आराम से, आसानी से लागू होते हैं। एंड ही इज कंसीडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंट्रीब्यूटर। आज भी हम इन्हें याद करते हैं, इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, जस्ट बिकॉज कि वो सबसे ज्यादा प्रभावशाली कंट्रीब्यूटर माने गए एंड पायनियर टू द मॉडर्न मैनेजमेंट कंसेप्ट। जितनी भी आधुनिक प्रबंध विचारधाराएं हैं, उसमें वो एक माइलस्टोन की तरह से काउंट होते हैं। यही कारण है कि हेनरी फ्योल के दिए हुए प्रिंसिपल्स आज भी उसी ऑर्डर में 14 प्रिंसिपल के नाम से जाने जाते हैं, माने जाते हैं और उन्हें रिकॉग्नाइज किया जाता है। अब जरा बात करते हैं 14 प्रिंसिपल्स की। क्या है ये 14 प्रिंसिपल्स? Actually, these are the rules that allow better results in the managing entities. जितने भी आपको ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट अप्लाई करना हो, उसमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स अगर प्राप्त करने हो, तो इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया जाता है। एंड ओवर अ सेंचुरी एगो आर स्टिल इन्फोर्स्ड टुडे। 100 साल से भी ज्यादा समय होने के बावजूद आज भी ये रिलेवेंट है, आज भी ये लागू होते हैं। ये बात हुई प्रिंसिपल्स की। एक बात कर ली हमने हेनरी फ्योल की। अब जरा बात करते हैं व्हाट इज नीडेड। अगर हम प्रिंसिपल्स को लागू करना चाहते हैं तो किस चीज की जरूरत होगी? कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, तभी हम इन प्रिंसिपल्स को बहुत ही अच्छे से बैलेंस वे में लागू कर सकते हैं। जैसे एवरी मैनेजर मस्ट डेडिकेट टाइम एंड अटेंशन। खास बात है, अगर आप वास्तव में प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना चाहते हैं, इन्फोर्स करना चाहते हैं, तो उस संस्था के हर मैनेजर को निश्चित रूप से टाइम और अटेंशन के प्रति डेडिकेट, समर्पित होना होगा। मेक टाइमली डिसीजन, उनके डिसीजन बहुत ही सही समय पर होने चाहिए। एंड अवेयर ऑफ डिफिकल्टीज एंड प्रॉब्लम्स, जो भी समस्याएं या जो भी कठिनाइयां आने वाली हैं, उनके बारे में उन्हें जागरूक रहना होगा। एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर PODC।
आप जरूर समझ गए होंगे पीओडीसी क्या है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इसके लिए उन्हें जिम्मेदार होना होगा। इन्हीं सब कारणों के बाद हम कह सकते हैं कि ये प्रिंसिपल्स अपना असर दिखाएंगे। यदि यहाँ पे कोई कमी है तो ये प्रिंसिपल्स लागू उतने प्रभावशाली नहीं होंगे जितने अच्छे इनके रिजल्ट्स आ सकते थे। ये तो बात हुई पूरी इसकी भूमिका की। अब जरा बात करते हैं मेन मुद्दों की। 14 प्रिंसिपल्स क्या है? 14 को मैंने लिख दिया है और उन 14 के सामने कुछ कीवर्ड्स लिख दिए हैं। ये कीवर्ड्स मैं इसलिए लिखती हूँ ताकि आपको ये कीवर्ड्स से ही याद रह जाए और उसके बाद डिटेल करने में तुम्हें आसानी हो जाएगी। जरा बात करते हैं, कोशिश करना 14 प्रिंसिपल्स को इसी ऑर्डर में लिखने की। आप 14 तो लिख के आते हो लेकिन सब जम्बल्ड करके लिख के आते हो तो उसका असर उतना नहीं होता जितना होना चाहिए था। हम जरा बात करते हैं ऑर्डर से। नंबर 1, डिवीजन ऑफ लेबर की, यानी श्रम का विभाजन। हम कार्य का विभाजन नहीं कह रहे हैं, श्रम का विभाजन कह रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट डिवीजन ऑफ वर्क एंड डिवीजन ऑफ लेबर में अंतर ही नहीं करते। वर्क का डिवीजन तो यानी कार्य को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना है, और श्रम का डिवीजन का मतलब होता है एज पर द स्पेशलाइजेशन ऑफ द मेन। एक व्यक्ति की जो उसकी विशिष्टता है या उसका विशेष गुण है उसके आधार पर उसे काम को सौंपना। अलॉटमेंट द वर्क एज पर द स्पेशलाइजेशन और स्किल्स ऑफ द पर्सन, ये है डिवीजन ऑफ लेबर। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में भी जाते हैं, हमने ऑर्डर प्लेस किया वेटर को और तैयार किया अंदर कुक ने, सर्व किया उसके हेल्पर ने, सर्व बाहर तक लेकर आया कुक जो वेटर है वो, और हमने पेमेंट किया मैनेजर को। ऑल इन ऑल हुआ क्या, हर एक व्यक्ति ने अपना अपना हिस्से का काम किया। जो जिस काम में परफेक्ट था उसे वही काम दिया गया। कुक को सर्विंग का नहीं दिया और सर्वर को कुकिंग का काम नहीं दिया। यही खास बात है डिवीजन ऑफ लेबर की, यानी आप श्रम का विभाजन कीजिए लोगों की क्षमताओं के आधार पर। सेकेंड जो प्रिंसिपल है दैट इज अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, अधिकार और जिम्मेदारी। कहा जाता है अगर एक व्यक्ति का अधिकार होता है तो वो दूसरे की जिम्मेदारी होती है। अगर मेरे पास कोई अधिकार है, उस अधिकार को मैं अगर आपके अगेंस्ट में यूज करती हूँ तो इसका मतलब वो आपकी जिम्मेदारी बन जाती है, और अगर मैं अधिकार रखती हूँ तो मेरी जिम्मेदारियां भी कुछ होती होंगी। यही खास बात है, बोथ मस्ट बी बैलेंस्ड। इन दोनों में संतुलन होना बहुत जरूरी है। अगर हम किसी को अधिकार देते हैं तो उसे जिम्मेदारी भी देनी होगी, और अगर हम इसे जिम्मेदार करते हैं तो उसे कुछ अधिकार भी देने ही होंगे। इसमें बैलेंसिंग होना बहुत जरूरी है। किसी एक व्यक्ति से आप जिम्मेदारी की तो उम्मीद रखते हैं पर उन्हें अधिकार नहीं देते, उसे स्पेस नहीं देते, लिबर्टी नहीं देते या पावर नहीं देते, तो ही और शी कैन नॉट परफॉर्म सो एफिशिएंटली एज ही और शी कैन, राइट। तो आगे अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में बैलेंसिंग होना जरूरी है। थर्ड प्रिंसिपल कहता है डिसिप्लिन का, अनुशासन की बात करता है। अनुशासन का मतलब होता है खुद का शासन, स्वशासन करना। हमें खुद सुपरविजन होना पड़ेगा। गुड सुपरविजन जो होता है वो इसको निर्माण करता है। अगर आप किसी भी संस्था में किसी भी जगह पर डिसिप्लिन को मेंटेन करना चाहते हैं तो आपका सुपरविजन बहुत ही गुड होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। यहाँ मैं स्ट्रिक्ट सुपरविजन की बात नहीं कर रही हूँ, अच्छे सुपरविजन की बात कर रही हूँ। आपका जो पर्यवेक्षण है वो अच्छा होना चाहिए। इसका मतलब यह है बैलेंसिंग वे में आप किसी के साथ बायस्ड नहीं हो, आप किसी के साथ में पार्शियल ना हो, तभी सुपरविजन अच्छा होगा और तभी आपका डिसिप्लिन भी अच्छा होगा। किसी भी संस्था में एक सक्सेस का जो की फैक्टर होता है वो डिसिप्लिन बहुत होता है। अनुशासन हमेशा आगे बढ़ने में सहायता देता है। फोर्थ प्रिंसिपल कहता है यूनिटी ऑफ कमांड की, आदेश की एकता। देखो ये जो यूनिटी ऑफ कमांड है और जो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है, निर्देश की एकता, ये दोनों बहुत एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बिना यूनिटी ऑफ कमांड के यूनिटी ऑफ डायरेक्शन हो ही नहीं सकता। तो इसका कहने का मतलब क्या है, यूनिटी ऑफ कमांड कम्स फर्स्ट, ये जरूरी है, इसकी जगह पहले है। और इसका मतलब क्या है, ऑर्डर्स फ्रॉम अ सिंगल बॉस टू अवॉइड डुअलिटी ऑफ द वर्क। किसी भी काम के दोहरेपन को अगर रोकना है, उसे टालना है, तो ये जरूरी है कि ऑर्डर हमेशा हमें एक ही बॉस से आने चाहिए। ऐसा ना हो एक बॉस के अलावा कोई दूसरा बॉस भी आपको काम करने का आदेश दे दे और काम करने में आदमी या तो एक ही काम को दो जने कर रहे हैं या फिर एक काम को एक भी जना नहीं कर रहा है, तो इससे बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट होता है। देयर मस्ट बी अ यूनिटी ऑफ कमांड। ऑर्डर एक व्यक्ति ही दे,
एक व्यक्ति को ऑर्डर देने वाला व्यक्ति भी अगर एक होता है तो ड्युअलिटी नहीं होती और पता होता है किसने मुझे ऑर्डर दिया है, किसको मुझे रिपोर्ट करनी है, राइट। आगे बात करते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब अगर ऑर्डर एक दिशा से आया है, एक व्यक्ति से आया है, तो वर्क टुवर्ड्स द गोल, हमें दिशा मिल जाती है उसके कहे अनुसार कि हमें काम किस दिशा में आगे करना है, हमें बढ़ना कैसे है वो पता चल जाता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि डायरेक्शन भी यूनिटी वाइज हो। आगे बात करते हैं सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। देखो इंटरेस्ट होता है तीन तरह का, एक होता है पब्लिक इंटरेस्ट, एक होता है ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट, एक होता है पर्सनल इंटरेस्ट। यहाँ हम दो तरह के इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट एंड पर्सनल इंटरेस्ट। पर्सनल इंटरेस्ट को ही इंडिविजुअल इंटरेस्ट कहा जाता है। कहा गया है आपको हमेशा अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को सबऑर्डिनेट करना यानी सेकेंडरी प्लेस करना है, प्रायोरिटी जो देनी है वो कंपनी के इंटरेस्ट को देनी है, यानी कंपनीज इंटरेस्ट मस्ट बी प्रिविलेज्ड, उसे पहला अधिकार, विशेष अधिकार दिया जाना चाहिए। अगर आप कंपनी के इंटरेस्ट को सेकेंडरी करके पर्सनल इंटरेस्ट को प्राइमरी लिखते हैं तो मान के चलना वो संस्था लंबे समय तक आगे नहीं चलने वाली। तो इट इज वेरी नेसेसरी कि कंपनी के इंटरेस्ट को प्रिविलेज दिया जाए। नेक्स्ट बात करते हैं रेम्यूनरेशन यानी पारिश्रमिक। किसी भी संस्था में जब व्यक्ति को श्रम से यूज किया जाता है तो उसके ऊपर उसका पारिश्रमिक दिया जाता है, श्रम के बदले में दिया गया वेतन या जो सैलरी या मजदूरी है वही पारिश्रमिक है। तो पारिश्रमिक जिसको कहते हैं रेम्यूनरेशन मस्ट बी इक्विटेबल, फेयर एंड गारंटीड। एक तो श्योरिटी होनी चाहिए कि पारिश्रमिक मिलेगा, दूसरा उचित मिलेगा और न्याय संगत मिलेगा। इन सब चीजों के होने के बाद ही एक जो एम्प्लॉय होता है वो अपने आप को सेफ एंड सिक्योर फील करता है। और अगर एम्प्लॉय अपने आप को सेफ एंड सिक्योर फील करता है तो मान के चलना वो ज्यादा मन से, ज्यादा तन्मय से काम करेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रेम्यूनरेशन। आप किसी की मेहनत को कम आंक करके अगर पारिश्रमिक कम देते हैं तो वो लंबे समय तक आपसे जुड़ना नहीं चाहेगा। इसीलिए जरूरी है इट मस्ट बी फेयर, इट मस्ट बी इक्विटेबल। इक्विटेबल का मतलब यहाँ जेंडर इक्वालिटी से भी है। हमारे इंडिया में इस तरह का जो गैप है वो बहुत जबरदस्त है। मेल और फीमेल की रेम्यूनरेशन में जबरदस्त अंतर होता है, चाहे दोनों की एलिजिबिलिटी और दोनों का वर्क एक जैसा ही क्यों ना हो। तो ये जो चीज है इट मस्ट बी इक्विटेबल। अगर ऐसा होता है कि आप जेंडर इक्वलिटी को मेंशन करते हैं तो लोग इस चीज को एडमायर करते हैं और उस संस्था से वो जुड़े रहना चाहते हैं। आगे 8वां अगर प्रिंसिपल की बात करते हैं दैट इज द डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन। विशिष्टीकरण जो केंद्रीकरण है उसकी बात करता है। ये कहता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर इन डिसीजन मेकिंग। आप किस तरीके से अपने निर्णय लेते हैं और किस तरह से अपनी सत्ता का या पावर का, शक्ति का इस्तेमाल करते हैं, ये सेंट्रलाइजेशन में आता है। सेंट्रलाइजेशन किसी भी संस्था में जरूरी है। टॉप मैनेजमेंट के पास सेंट्रलाइजेशन कुछ जो विशिष्ट पावर्स होती हैं उनका होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हर चीज हर एक को नहीं बताई जा सकती, कुछ सीक्रेट्स भी होते हैं और कुछ पर्सनल चीजें भी होती हैं। तो देयर मस्ट बी अ डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन। आगे की बात करते हैं स्केलर चेन की। स्केलर चेन का मतलब होता है पदानुक्रम श्रृंखला। इसको हम हायरार्की कहते हैं। हायरार्की का मतलब होता है हर एक संस्था में एक क्रम होता है, एक क्रम होता है अधिकारियों का। तो हर अधिकारी के क्रम के बारे में व्यक्ति को यानी कर्मचारी को पता होना चाहिए कि किसका बॉस कौन है और कौन किसका बॉस है। ये चीज अगर नहीं पता होती तो हम बहुत जबरदस्त कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं और इस कंफ्यूजन को ही दूर करने के लिए इट इज वेरी एसेंशियल टू अवेयर अबाउट द हायरार्की ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। स्केलर चेन डिफाइंस इट प्रॉपर्ली। आर्मी में जिस तरीके से होता है हर एक पद का एक क्रम होता है, उस क्रम को फॉलो किया जाना जरूरी है, उसे स्किप नहीं किया जाता। बिल्कुल ऐसे ही संस्था में भी पद का, अधिकारियों का एक क्रम होता है, उसी क्रम को फॉलो किया जाना अच्छा है। आगे की बात करते हैं ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब है किसी भी टूल्स को, चीजों को, जो भी है उसका पर्टिकुलर प्लेस होना चाहिए, एक सीक्वेंसिंग होनी चाहिए, एक ऑर्डर होना चाहिए, किस चीज को कहाँ रखा जाना चाहिए और किस क्रम से रखा जाना चाहिए, ताकि कि कोई भी कंफ्यूजन ना हो, कोई भी डिस्टर्बेंसेस ना हो। इसलिए पर्टिकुलर प्लेस फॉर अ पर्टिकुलर थिंग।
अगर आप बात करेंगे मैकेनिक के, आप वर्कशॉप में जाइए, वहां पे आपको उनके टूल्स को रखने का एक जो ऑर्डर होता है, अगर एक ऑपरेशन थिएटर में, हॉस्पिटल में आप देखेंगे, वहां पे जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और टूल्स होते हैं उनको भी रखने का एक क्रम होता है। तो ये क्रम ही कंफ्यूजन को रोकता है और डिस्टर्बेंसेस को खत्म करता है। ये कंफ्यूजन और डिस्टर्बेंस आपकी परफॉर्मेंस को बहुत बड़ी हर्डल पैदा करते हैं, इसीलिए देयर मस्ट बी एन ऑर्डर, पर्टिकुलर ऑर्डर होना जरूरी है। आगे की बात करते हैं इक्विटी। इक्विटी का मतलब है समानता। वो कहता है कॉम्बिनेशन ऑफ काइंडनेस एंड जस्टिस। आपको सबको एक नजर से देखना है, बैलेंसिंग व्यू, आई जो है, आपकी नजर जो है वो एक बहुत ही एक समान नजर होनी चाहिए, सबको एक जैसा। अगर किसी ने गलत किया है तो अपना पराया नहीं देखना है, गलती पर जो सजा है या पनिशमेंट या पेनल्टी है वो मिलेगी ही मिलेगी, बजाय ये कि ये अपना व्यक्ति है इसे ना दें और कोई दूसरा है तो उसे ज्यादा दें, ये नहीं होना चाहिए। अगर एक मैनेजर इक्विटी वाली प्रिंसिपल को फॉलो करता है तो मान के चलना वो बहुत सारी चीजों से अपनी संस्था की सफलता को बना के रख सकता है, बचा के भी रख सकता है कि असफल नहीं होगी। इक्विटी बहुत सारे लोगों को डिस्टर्ब करती है, मतलब इनइक्विटी बहुत सारे लोगों को डिस्टर्ब करती है। एक मैनेजर अगर बायस्ड होकर के एम्प्लॉयज के साथ बिहेव करता है तो कहीं ना कहीं एक समय के बाद एम्प्लॉयज उससे फ्रस्ट्रेट होते हैं और रिबेल करते हैं। आगे की बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। जो व्यक्ति वहां काम कर रहे हैं उनकी स्थिरता किस तरीके की है, उनका टर्नओवर कैसा है। किसी भी संस्था की सफलता इस बात पर भी निर्भर करती है कि वहां का लेबर टर्नओवर हाई है या लो। ये याद रखो, संस्था की सफलता लो लेबर टर्नओवर पर डिपेंड करती है। क्यों? क्योंकि अगर लोग वहां पे कर्मचारी जो है जुड़े रहना चाहते हैं और बने रहना चाहते हैं तो इसका मतलब है संस्था के प्रति वो डेडिकेटेड है और संस्था के प्रति वो लॉयल है। ये विश्वसनीयता और ये जो उनका समर्पण होता है ये संस्था की सफलता में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और संस्था एक परिवार की तरीके से आगे बढ़ती है। इसलिए स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल वाले प्रिंसिपल में भी एक मैनेजर को जरूरी रूप से फोकस करना चाहिए। बहुत शॉर्ट पीरियड में अगर एम्प्लॉय को हटाया जाता है या उसे निकाल दिया जाता है तो संस्था की सफलता पर क्वेश्चन मार्क लगना लाजमी है। आगे की बात करते हैं इनिशिएटिव। किसी भी नए काम को करने के लिए या किसी भी चलते हुए काम को एक नए तरीके से करने के लिए पहल किया जाना बहुत जरूरी है। तो ये कहता है टू इम्प्रूव करंट सिचुएशन। आपकी जो चालू स्थिति है, करंट स्थिति है, वर्तमान स्थिति है, उसमें अगर डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ नया और कुछ ना कुछ आगे बढ़ते रहने के लिए इनिशिएट करते रहना चाहिए और इसके लिए अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेट करना जरूरी होता है। 14 प्रिंसिपल कहता है एस्पिरिट द कॉर। ये क्या कहता है? ये एक फ्रेंच टर्म है जिसका मतलब होता है टीम स्पिरिट, यानी एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, सब लोग मिलकर के बहुत कुछ कर सकते हैं। जब भी किसी काम की जो सफलता होती है हमेशा टीम की होती है, असफलता होती है वो हमेशा एक लीडर की होती है। ये एक मैनेजर को क्लियर समझ में आ जाना चाहिए। तो जितने भी क्रेडिट्स हों वो उसके व्यक्तियों के होते हैं और जितने भी फेलियर्स हों वो उसके खुद के होते हैं, लेकिन जनरली होता उल्टा है कि क्रेडिट मैनेजर अपने आप लेना चाहता है, अपने आप को देना चाहता है और जो फेलियर है वो कहता है मेरे व्यक्तियों की वजह से मैं फेल हुआ, लोगों ने दगा दे दिया, लोगों ने काम नहीं किया, व्हाटएवर इट इज। लेकिन जो हेनरी फ्यूल है उन्होंने ये कहा था एक संस्था की एक अच्छी सफलता अगर लेना चाहते हो तो एस्पिरिट द कॉप पे बिलीव करना जरूरी है, टीम स्पिरिट का रहना जरूरी चाहिए, क्योंकि एक मुट्ठी की जो ताकत होती है वो किसी भी हालत में एक उंगली या मुट्ठी की नहीं हो सकती। इसी चीज को, बिलीव को मानते हुए उन्होंने ये प्रिंसिपल दिया था। इसके साथ ही मैंने आपको ये पूरे 14 प्रिंसिपल्स डिटेल में विद कीवर्ड्स बता दिए हैं। पूरी उम्मीद करती हूँ आज आपको ये मेरी क्लास और भी ज्यादा बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी और ये सारी क्लासेस आपको अपने एग्जाम्स में बहुत सपोर्टिव होंगी। थैंक्स फॉर कीपिंग माय वीडियोस रेगुलरली एंड जुड़े रहिए और जोड़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।